Hello students, welcome to e-learning classes of Madhya Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh, Allahabad. Myself, Dr. Tanu Srivastava, Chemistry Lecturer, Government Girls Inter College, Vijayanagar, Ghaziabad. Today, I can start with Class 12, Chemistry, Chapter 12, Alcohols, Phenols and Ether, Lecture 4. In previous lecture, I can explain you about the phenol, its structure, resonating structure, reactions, physical and chemical properties, formation, uses. Then today's content is ether, classification of ether, nomenclature of ether, preparation of ether, physical properties of ether, chemical properties of ether, uses of ether, and your exercise. Now let's start ethers. What is ethers? You can very well known as O, ROR. R may be aliphatic and also may be aromatic. You can see here, this is ether group. Maybe R same or maybe R different, R dash. Then R is for alkyl और मे बी एरिल. एरिल की एरोमेटिक रिंग या आपकी बेंजीन रिंग हो सकती है. देन यू कैन सॉ हेयर ROR. R is both here same. तो dimethyl, 2-methyl group, dimethyl ether. It's a common name, not a IUPAC name. Then methyl phenyl ether. O is a ether group. Then classification of ether on the basis of similarity or dissimilarity of alkyl or aryl group attached to the central oxygen atom. Means R may be same, R may be different, or it may be R dash. According to this, first is simple or symmetrical. R is equal to R dash. Like this. This is R, this is R dash. Then ethyl, methyl, ether. It's a common name, not a IUPAC. Then methyl, propyl, 3 carbon, then ether, methyl phenyl ether, and its may be symmetrical. ठीक है, ये स्टूडेंट्स क्या है, ये जो है आपका ये सिमेट्रिकल का एग्जाम्पल है. इट इज़ अ सिमेट्रिकल. ठीक है, एंड इट इज़ अ, you can saw here, 2 types of, this is unsymmetrical. Unsymmetrical may be R and R dash are different. R and R dash are different. But in this case, R may be same. So here, it is symmetrical, not unsymmetrical. It is unsymmetrical. Then nomenclature of ether, कि कैसे हम कॉमन नेम लिखते हैं इसका. कि अब हमारा क्या है कि पहले हम देखते हैं, ये देखिए इसका हम नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं बच्चों. देन वी मूव फ्रॉम द दिस IUPAC नेमिंग सिस्टम. अब इसकी IUPAC हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो हमारा ईथर वाला ग्रुप है, ये देखिए हम क्या करते हैं कि ईथर्स आर रिगार्डेड एज, हम इसे क्या कहते हैं, एल्कोक्सी एल्केन्स. एल्कोक्सी एल्केन्स कि हमारी ग्रुप में ये अटैच क्या है विद द 2 एल्किल और एरिल ग्रुप आर अटैच इज टेकन अलॉन्ग विद स्मॉलर एल्किल ग्रुप. वाइल हम कहते हैं जो स्मॉलर एल्किल ग्रुप होगा इनमें, उसको हम क्या करते हैं कि पहले लिखते हैं ऑक्सी ग्रुप के साथ. मतलब फंक्शनल ग्रुप जो आपका होता है उसके साथ हम स्मॉलर ग्रुप को लगाते हैं, और जो आपका बल्कि ग्रुप होता है उसको एज इट इज. कहने का मतलब ये है कि देखिए ऑक्सीजन है और ये इधर ये बल्कि ग्रुप है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 मेथॉक्सी, 2 पे मेथिल. अब यहाँ से आप नंबरिंग करते हो तो इधर से करो, चाहे 1 2 3 कर दो. तो 2 पे देखिए मेथॉक्सी और 2 पर ही मेथिल, और इसका ये क्या हो गया, प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन. यहीं पे यहाँ पे लिखा है इज टेकन अलॉन्ग विद द स्मॉलर एल्किल ग्रुप के साथ हम फंक्शनल ग्रुप को जोड़ते हैं. देन दूसरा वाला जो आपका एल्किल ग्रुप होता है और एरिल ग्रुप होता है उसको एज इट इज लिखते हो. यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे सेम है, इसलिए फिनॉक्सी बेंजीन
देन स्ट्रक्चर ऑफ ईथर, ये देख लो स्टूडेंट्स, ये आपका स्ट्रक्चर है, ROR इज नोन एज, आपका ये क्या है, स्ट्रक्चर है ईथर का। यहाँ पे इसके क्या है, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसके 2 लोन पेयर भी प्रेजेंट हैं और एक ने इसके साथ में क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। देन ईथर्स ऑल्सो शोज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म कहने का ये मतलब है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला से स्ट्रक्चर डिफरेंट। मैं आपको बोलूँ कि C2H6O के आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म लिखिए। अगर आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म स्टूडेंट्स लिखोगे बच्चों, तो ये क्या होगा, ये देखिए CH3, ठीक है, 2 कार्बन है, देखिए C2H6, एक ये OH ग्रुप हो गया, और सेम है देखिए 2 कार्बन 6 ऑक्सीजन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये आपका क्या हो गया, मेथॉक्सी 1 पे। अगर मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है और 2 फंक्शनल ग्रुप है तो इसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। मैंने बता रखा है कि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम होंगे बट स्ट्रक्चर फॉर्मूला आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। देन मेटामेरिज्म, व्हाट इज अ मेटामेरिज्म, कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके दोनों तरफ एल्किल ग्रुप में अगर डिफरेंस होता है तो इसे मेटामेरिज्म कहते हैं। ये मैंने आपको बता रखा था कि व्हेन 2 और मोर ईथर्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला possess डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स ऑन द 2 साइड्स ऑफ इथरल ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन के बोथ साइड्स में अगर आपके वो डिफरेंट होंगे, एल्किल ग्रुप जो आपके होंगे वो डिफरेंट होंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, मेटामेरिज्म। ये देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों साइड में यहाँ पे एथिल ग्रुप लगा है, मॉलिकुलर फॉर्मूला आपका वही है C4, देख लो बच्चों C4H10O। इसमें क्या किया, एक साइड में आपने दोनों एथिल लगा लिया, यहाँ पे एक में मेथिल लगाया और दूसरे में आपने प्रोपिल लगा दिया। देन फ्रॉम प्रिपरेशन, हम ईथर्स को कैसे बनाते हैं, ये हम क्या करते हैं, इसकी प्रिपरेशन करते हैं कि हमें ईथर कैसे बनाना है। पहली ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। हम क्या करते हैं, जर्नल लेते हैं कोई भी, हम ये क्या करते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड। यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों, जब भी ये व्हाट हैपेंस फ्रेंड्स में आपके एग्जाम्स में आता है तो हम R को अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग से, यहाँ पे देखिए क्या है कि एथिल है और यहाँ प्रोडक्ट में भी एथिल है तो यहाँ हम एथिल ले लेंगे। जनरल हम देखते हैं कि RON की आप RBr से आपका एल्किल ब्रोमाइड से रिएक्शन आप करा दोगे तो सिंपली ये देखिए ये Na और ये Br निकल जाएगा और ये आपका डाई एथिल ईथर देखिए बन जाएगा। सिंपल है, बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने फिनॉक्साइड ले लिया, एरोमेटिक रिंग सेम वही है, Br और Na निकाल दो और ये आपका क्या मिल गया मेथिल फेनिल ईथर, ठीक है, या मेथॉक्सी बेंजीन। देन इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए कि ये आपको मैंने बता रखा है कि एक SN1 होती है और एक ये SN2। ये SN2 मैकेनिज्म है जो एक ही स्टेप में होगी। यहाँ से देखिए क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन है ये इसके साथ में CH3 और ये सोडियम जो ये यहाँ से ब्रोमीन टूटेगा और Na क्या है Br आपका बना देगा, ये इसकी मैकेनिज्म है। देन कि अगर आप सिल्वर ऑक्साइड के साथ में इसको हीट करोगे, ये देखो तो ये आपका सिल्वर ऑक्साइड है, तो देखिए मैंने ये बना दिया है, तो 2AgBr निकल जाएगा और आपका क्या मिल जाएगा, देखिए ये इस तरीके से ही तो है C2H5O C2H5, तो एथॉक्सी एथेन। देन फ्रॉम एल्कोहल्स, पहला क्या है डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, उसमें आपका क्या है कि एसिड कैटलाइज, एसिड की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं डिहाइड्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका ईथर। अब कैसे बना ये देखिए, 2 आपने एथिल अल्कोहल लिया, कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में ऑलवेज डिहाइड्रेशन होता है। यहाँ पे देखिए पहले वाले का H और दूसरे वाले का OH क्या बना लिया आपका डाई एथिल ईथर। फिर कैटालिटिक डिहाइड्रेशन कर दो, इसकी प्रेजेंस में भी एल्यूमिना की प्रेजेंस में भी स्टूडेंट्स क्या होता है डिहाइड्रेशन होता है। तो सिंपली वैसे ही है, यहाँ पे देख लीजिए फिर से कि ये यहाँ से OH ले लो और यहाँ से H, तो ये पानी निकल गया और डाई एथिल C2H5O, इसको मैंने यहाँ नीचे जो है ये ब्रेक करके लिखा हुआ है, आपका क्या मिलेगा डाई एथिल ईथर। देन मैकेनिज्म देख लो बच्चों कि कैसे ये डिहाइड्रेशन होता है, एसिड कैटालाइज की मैं बात कर रही हूँ, ये आपकी इसकी मैकेनिज्म मैं दिखाऊंगी, इस वाली रिएक्शन की मैकेनिज्म नेक्स्ट स्लाइड में है, ठीक है। ये देखिए
यहाँ पे कैसे होती है। अब कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में हो रही है तो उससे आपको क्या मिलेगा, प्रोटोनियम आयन, यानी प्रोटॉन के ऊपर हाइड्रो पॉजिटिव चार्ज है तो प्रोटोनियम आयन मिलेगा। देन यहाँ पे मैंने ब्रेक करके आपके एथिल अल्कोहल को लिखा हुआ है। पहले क्या होगा, ये जो प्रोटोनियम आयन है वो यहाँ पर क्या होगा, इस ऑक्सीजन के साथ देखिए जुड़ जाएगा। ठीक है, अब ये बॉन्ड नहीं बनाया, अभी इसके पास आया, यहाँ पे देखिए इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। तो जब बॉन्ड बनाने का ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इस ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये आपका ये जुड़ गया। फिर दूसरा जो आपका एथिल अल्कोहल है, 2 एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स है, वो देखिए आपस में रिएक्शन किए। तो यहाँ से देखिए फिर से मैं दिखा देती हूँ, यहाँ से जो वाटर है, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को लेकर के वाटर यहाँ निकल जाएगा और जो रिमेनिंग है CH3 CH2 OH, और इस बॉन्ड का क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा। देन थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो आपका प्रोटोनियम आयन जो यहाँ पे जुड़ा था वो निकल जाएगा। ये सिर्फ कैटालाइज, ये रिएक्शन को कैटालाइज करता है, कैटलिस्ट की तरह बिहेव करके इनिशिएट करता है कि रिएक्शन हो, बट नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिएक्शंस। तो देन यहाँ पे क्या होगा, ये हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देगा। तो ये देखिए आपका डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। ये इसकी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म स्टूडेंट समझो कि प्रोटोनियम से शुरू करेंगे और क्योंकि एसिड कैटालाइज है तो वो हाइड्रोजन आयन को देगा, देन लास्ट में आपका क्या होगा, वो प्रोटोनियम आयन जो होगा वो निकल जाएगा। देन बाय द एक्शन ऑफ डायएजोमेथेन, ये देखिए CH4 को मेथेन कहते हैं, इसमें मैंने N2 को आपको बताया था कि इसे हम क्या कहते हैं, डायएजो कहते हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। डायएजो से रिएक्शन होगी ये हाइड्रोबोरिक इसके एसिड के साथ में। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे ये N2 ये निकल जाएगा, ठीक है, और ये H इसके CH2 के साथ मिलकर के CH3 और ये आपका एथिल मेथिल ईथर या मेथॉक्सी एथेन आपको मिल जाएगा। देन फ्रॉम लोअर हेलोजिनेटेड, ये देखिए लोअर है, लोअर हेलोजिनेटेड ईथर से, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। RMgX बच्चों, ग्रिग्नार्ड ये मत कहिएगा कि यहाँ पे तो एथिल है, R आपका एल्किल है, वो मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। उसकी रिएक्शन जब आप मेथॉक्सी, ये देखो मेथॉक्सी क्लोरोमेथेन से इसकी रिएक्शन कराओगे बच्चों, तो देखिए आपकी लोअर हेलोजिनेटेड, लोअर यानी 2 कार्बन की है, लेकिन प्रोडक्ट पे आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं, 3। ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा MgBrCl के साथ में, और आपको ये देखिए CH3O CH2 C2H5, देखिए 2 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे क्या होगी, 4 कार्बन की चेंज होगी। इसका नाम देखिए मेथॉक्सी और प्रोपेन। तो जब आपको चेन इंक्रीज करना हो, हम प्रोडक्ट को ऐसे लिखते हैं कि अगर हमें चेन को इंक्रीज करना है तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में R आपका क्या है, एल्किल ग्रुप है, उसको आप इंक्रीज कर दोगे तो क्या आपको प्रोडक्ट क्या है कि लोअर से हायर क्या होगा, हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर्स आर पोलर इन नेचर। पोलर आपको पता है कि क्यों होगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है, जो कि R आपका क्या है, एल्किल है, वो आपका कार्बन हो सकता है। तो ये जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, पार्शियल खींच लेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। पोलैरिटी क्या है, डेवलप हो रही है, दिस इज ड्यू टू, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है, बेंट स्ट्रक्चर है, तो इस पे इनके पास एक नेट डाइपोल मोमेंट होगा, क्योंकि जो पोलर होते हैं वो डाइपोल मोमेंट को क्या करते हैं, शो करते हैं। देन बॉइलिंग पॉइंट की बात करो तो इनका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, वाई, क्योंकि ईथर में क्या है, हाइड्रोजन नहीं होता है। अगर आपका एल्कोहलिक ग्रुप है तो उसमें OH होगा, तो वो बेटा हाइड्रोजन बॉन्ड को बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं और वहाँ पे वो क्या करता है, एक एल्कोहल दूसरे एल्कोहल से, आपको पता है कि ये एक एल्कोहल है, दूसरे एल्कोहल के साथ में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कोई भी पॉसिबिलिटी बच्चों नहीं है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है तो मॉलिक्यूल एसोसिएटेड हो ही नहीं रहे, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी और आपका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्योंकि लो होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। देन सॉल्युबिलिटी आप देख लो कि अगर 3 कार्बन्स तक के लोअर अगर ईथर्स हैं तो वो सॉल्युबल होंगे, लेकिन जैसे जैसे हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज करते हैं तो उनका मॉलिकुलर वेट क्या होता है, बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है तो इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। अब आपको मैंने बता ही दिया है कि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे OH ग्रुप बच्चों है ही नहीं है। जब OH ग्रुप है ही नहीं है तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करते हैं, फॉर्म नहीं करते हैं। Then we start with the chemical properties. After discussing physical property, I can explain you chemical properties. First है halogenation. बच्चों halogenation कैसे करते हो, अगर डार्क है, ये देख लेना कि डार्क है कि या सनलाइट है। अगर डार्क
है, अंधेरा है और Cl2 से हेलोजिनेशन से रिएक्शन हेलोजन की हो रही है, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, तो इधर हम फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन को हम अल्फा कहते हैं, बीटा, और इस साइड के अल्फा डैश बीटा डैश कर देंगे। देन आपका जब Cl जुड़ेगा तो अल्फा पहले अल्फा से निकलता है क्योंकि वो नियर टू द फंक्शनल ग्रुप है। यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा HCl और एक क्लोरीन यहाँ पे देखो बच्चों जुड़ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप पे फिर रिएक्शन होगी तो ये अल्फा डैश का एक हाइड्रोजन निकला और क्लोरीन जुड़ गई, तो आपका प्रोडक्ट का क्या नाम क्या हो जाएगा 1। ये देखिए ये आपका क्या है बच्चों, देख लो ये आपका क्या है 1, तो 1 क्लोरो, 1 पे क्लोरो 2 कार्बन की तो एथॉक्सी, फिर 1 क्लोरो एथेन, ठीक है। देन कंबशन मतलब होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन पे आप क्या करोगे कि उसकी रिएक्शन कराओगे, तो ये देखो ये कंबशन करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगी और आपका वाटर, कार्बन 4 है या 4 है तो आप कार्बन को देख लीजिएगा, देन वाटर, देन फिर फॉर्मेशन ड्यू टू इथरल ऑक्सीजन, इस पे इथरल ऑक्सीजन बीच में है, इससे हम कहते हैं इथरल ऑक्सीजन। किसी भी अगर आप ROR कॉमन आप लेके करा लो कि अगर कोई ROR है, अब इसमें हाफ ऑक्सीजन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक ऑक्सीजन को हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये इसके साथ में परऑक्साइड को बना लेगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर और लाइट, तो ये आपका क्या बनाएगा परऑक्साइड। देन फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम सॉल्ट कैसे बनता है कि आप कंसनट्रेटेड HCl से रिएक्शन कराओगे ठंडे में, तो ये देखिए क्या होगा कि एक सॉल्ट की तरह से ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट कहने का मतलब है कि यह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये देखिए, और क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है वैलेंसी सेटिस्फाइड है तो इस पर प्लस और ये Cl-, तो ये क्या हो गया सॉल्ट बन गया, तो ऑक्सोनियम सॉल्ट। अब कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स भी बनाता है, कोऑर्डिनेशन आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन अगर बॉन्ड बनाता है तो ये देखिए कि बोरॉन के पास क्या होता है 3 ही होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने की, ये से दे देगा इलेक्ट्रॉन और ये आपका कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। देन रिएक्शन विद द क्लीवेज, अब अभी आप जो पढ़ रहे थे, देन इसके बाद आप CO क्लीवेज को देखोगे कि CO क्लीवेज जो आपका ईथर में होता है उससे कौन सी रिएक्शन होती है। अब सिंपल आप ROR लेके कर लो या डाईएथिल ईथर ले लो, इसकी आप HI से कोल्ड ठंडे में जब होगा ये तो रिएक्शन कराओगे, तो ये देखिए कि एक तो आपका I यहाँ जुड़ जाएगा इसके साथ में, तो ये CH2I और H यहाँ, तो एक अल्कोहल बनाएगा और एक आपका आइडो एथेन बनाएगा। नेक्स्ट में अगर अब इसकी एक्सेस कर दो, डाईएथिल जो आपका HI है हेलोजन एसिड है उसकी अगर एक्सेस कर दोगे तो इधर आपका दोनों आयोडीन इसके साथ जुड़ जाएगा और ये पानी बना लेगा, तो एथिल आयोडाइड आपको मिल जाएगा। देन हाइड्रोलिसिस क्या है कि आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये आपका ROR कर लो बच्चों, कॉमन आप लेके कर लो, देखिए यहाँ पे R चेंज हो लेकिन स्टेप्स वही है जो होते हैं। अब अगर आप ये देखिए इसके साथ ये H एक C2H5OH बना लेगा, अगर ये सेम भी हो सकते हैं अलग तो एक ROH बना लेगा और एक आपका क्या होगा R-OH बना लेगा, ठीक है। देन अगर सल्फ्यूरिक एसिड से आप रिएक्शन करते हो तो क्या मिलता है आपको, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, ये देख लेना कि बच्चों डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है तो उसकी प्रेजेंस में भी आपका क्या होगा हाइड्रोजन होगा, और ये ऐसा हाइड्रोजन होगा कि आपको 2 एथिल अल्कोहल मिल जाएगा। देन अगर यहाँ पे देखिए कंसनट्रेटेड है, कंसनट्रेटेड की प्रेजेंस में कराओगे तो आपका ये किस में ब्रेक होगा, एक H में ब्रेक होगा और दूसरा HSO4 में ये टूटेगा, H+ और HSO4-, तो एक तो आपका H C2H5OH बनाएगा, दूसरा CH2H5 HSO4 बनाएगा, एक एथिल अल्कोहल बनेगा बच्चों और दूसरा आपका क्या बनेगा एथिल हाइड्रोजन सल्फाइड। देन बच्चों अगर आप कंसनट्रेटेड इसकी सल्फ्यूरिक एसिड की एक्सेस कर लो तो एक्सेस करने पर आपका क्या होगा कि ये इधर से देखो ये 2 मॉलिक्यूल लिए तो एक H HSO4 ये 2H है तो ये पानी बना लिया और 2 आपके क्या बन गए C2H5 HSO4 एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। बच्चों बस ये आप ये याद कर लो कि डाइल्यूट है तो एथिल अल्कोहल बनेगा, कैसे बनेगा या खुद ही से समझ जाओगे कि ये देखो कि अगर यहाँ पे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में तो H और OH दोनों को ऐड कर दो, लेकिन अगर कंसनट्रेटेड के साथ में है जब एक्सेस नहीं है तो एक एथिल अल्कोहल और एक एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, लेकिन अगर एक्सेस है बच्चों तो एक्सेस होने पर आपको एथिल हाइड्रोजन सल्फेट ही मिलेगा।
देन वही फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड सेम है जैसे आप हर जगह करते हो, जो मैंने बता रखा है। ये देखिए P और ये 3 Cl और 1 Cl यहाँ, 1 Cl यहाँ, तो 2 C2H5Cl क्लोरोएथेन बन गए और एक आपका POCl3 मिल गया आपको। देन डिहाइड्रेशन करोगे। डिहाइड्रेशन कैसे होता है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हो कि अगर आप इसे, ये आपका CH3 CH2O और CH2CH3, ये आपका क्या है, डाईएथिल ईथर है। अब ये पानी आपको निकालना है, तो ये ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, पानी निकल गया तो ये बॉन्ड बीच में आ गया, तो क्या मिल जाता है आपको, एथिलीन। यहाँ से फिर से देख लो, देखो मैं बता रही हूँ बच्चों कैसे होता है। ये देखिए CH3 CH2O CH2 CH3, ये O और इसका एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोजन, पानी में निकला, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ आ गया, तो एक CH2 ये और एक CH2 ये, तो ये आपका क्या मिल गया, एथिलीन। इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना की प्रेजेंस में बच्चों हमेशा आपका क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है। देन अगर आप एसिड क्लोराइड से इसकी रिएक्शन कराओगे, ये सिंपल रिएक्शन बिल्कुल सिमिलर से क्या है, इजी है और सेम एज इट इज जैसे आप अल्कोहल या कहीं पर करते हो। ये आपका जिंक क्लोराइड है, तो ये एनहाइड्रेस हमेशा क्या करता है कि ये देखिए आपकी इसकी प्रेजेंस में आप क्या करते हो, ये देखो C2H5 और ये एक Cl इससे मिल गया तो क्लोरोएथिन, और दूसरा आपका CH3CO एक आपका एथिल एसीटेट बनेगा, ये एथिल एथेनोएट बनेगा, ठीक है। देन अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो वहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे आपकी रिंग में इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन हो। मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन होगी तो आपका क्या होगा, वो आके आपका सब्स्टिट्यूशन होगा इलेक्ट्रोफिलिक। अब ये देखिए ये कैसे बनता है कि ये आपका ईथर है, ठीक है। अब ईथर में 2 लोन पेयर है, मैंने क्या कहा था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। अब इस वाले पाई इलेक्ट्रॉन को अगर ऐसे करेंगे तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, इस पोजीशन पे नेगेटिव आ जाएगा। फिर से आप देख लो, यहाँ नेगेटिव आएगा बॉन्ड का, ये पॉजिटिव। अब ये इस बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन दे देगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड बन गया और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब ये नेगेटिव है, फिर इस बॉन्ड को अब यहाँ ले जाइए तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके देखिए बच्चों वो क्या करेगा, बॉन्ड बना लिया यहाँ पे और फिर यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ये देखिए। अब ये नेगेटिव है तो इस बॉन्ड को यहाँ ले जाइए तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके फिर बॉन्ड में यहाँ नेगेटिव बन गया। अब ये जो डबल बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन फिर से ऊपर चले जाएँ तो ये नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ये फिर मिलके डबल बॉन्ड। और ये कहने का मतलब है जब एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर देता है तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। हम इसे क्या कहते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर मिल रहा है और ऑर्थो और पैरा पोजीशन देखिए आपकी इलेक्ट्रॉन रिच है, नेगेटिव चार्ज है, जैसे आपने फिनॉल पे भी पढ़ रखा था। तो इस पोजीशन पे आपका क्या होगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी कि अगर आपको ईथर का, सपोज आपको ईथर का अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हो तो आप कैसे बनाओगे। ये देखो यहाँ से आप क्या करोगे कि ये वाला बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो ये बच्चों देखो कि ये डबल बॉन्ड है, जब ये डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो सिंपल मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि यहाँ पे आपका नेगेटिव आ जाएगा और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और ये आपका OR है। अब इसके पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर अगर दे दे तो पॉजिटिव और लोन पेयर मिलके आपका क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड, ये देखिए, ठीक है। ये आपका और यहाँ पे नेगेटिव रहेगा और ये OR, ठीक है। तो इस पे एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव आ गया क्योंकि एक लोन पेयर जुड़ा। अब ये क्या है कि मैं कह रही हूँ डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों कह रही हूँ, तो फिर से ये क्या करेगा, ये यहाँ से देखिए मूव करेगा तो इधर से एरो इधर आ रहा है, तो यहाँ से जब मूव कर रहा है तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके फिर से क्या बना लेंगे बच्चों, डबल बॉन्ड। तो इस पे देखिए नेगेटिव आ गया, ठीक है, और यहाँ पे ये एज इट इज़ वैसे का ही वैसा रहेगा OR और इस पे है लोन पेयर, ठीक है। अब फिर देखिए ये नेगेटिव है
तो फिर ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा। ये वाला जब पाई बॉन्ड बच्चों टूटेगा तो ये देखिए फिर नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके ये यहाँ पे क्या हुआ, देखिए ये डबल बॉन्ड यहाँ बना लिया, फिर ये आपका यहाँ पे नेगेटिव आ गया और ये OR और इस पर लोन पेयर है, ठीक है। और ये ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव था यहाँ पे, ये वाला बॉन्ड फिर से टूटा तो ये इस पे पॉजिटिव आ गया, ठीक है। इस पे पॉजिटिव जब आ जाएगा तो फिर ये देखिए बच्चों फिर से वो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बना लेगा आपको, फिर से वो देखिए ये बॉन्ड बना लेगा, ये देखिए, ठीक है। तो कैसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है ये मैंने बता दिया कि ये जो आपका पाई बॉन्ड है, इसमें ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या करता है, रोटेट करता है, या इसका क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है और आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बच्चों मिलता है। तो सिंपली फिर से आप देख लीजिए कि ये अगर पहला स्ट्रक्चर है इसे आप समझ लीजिए, और ये आपका ये देखिए ये आपका ईथर है, इसके पास ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। ये वाला एक लोन पेयर यहाँ आ जाए और ये बॉन्ड क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए। फिर से आपको बता रही हूँ, जब ये ब्रेक कर जाएगा तो ये देखिए यहाँ पे इस पे क्या हो गया बच्चों, नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव आया था इस कार्बन पे, पॉजिटिव और लोन पेयर मिलके आपका क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया, और OR को आप एज इट इज़ लिख दो और इसके पास एक लोन पेयर है, ठीक है। फिर इसी को आप मूव कराते जाइएगा और आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, मिलता जाएगा। आयरन की प्रेजेंस में ब्रोमीन एक्सेस में है, यहाँ पे आप 3Br2 कर लो, एक्सेस में है तो देखिए आपकी दोनों ऑर्थो पे भी और एक पैरा पे भी आपको सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन कहने का मतलब है कि यहाँ पे बच्चों कुछ नहीं है तो वो हाइड्रोजन है, जब कुछ नहीं होता है तो ये आपकी बेंजीन रहेंगे, यहाँ पे सब पे हाइड्रोजन है कार्बन के साथ में, तो ये एक हाइड्रोजन HBr से निकलेगा क्योंकि 6 ले रहे हैं तो ब्रोमीन आपका जुड़ जाएगा। तो क्या मिलेगा, 2,4,6 ट्राइब्रोमो 1 मेथॉक्सी बेंजीन या 2,4,6 ट्राइब्रोमो, ये आपका एनिसॉल है। देन सिंपल वही जो आपको मैंने बता रखा है, वो जो थी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ब्रोमीन आयरन की प्रेजेंस में, जहाँ कार्बन डाइसल्फाइड होगा वहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा आपको दोनों प्रोडक्ट मिलेगा। पैरा आपका क्या होगा, मोर स्टेबल होगा या मेजर प्रोडक्ट होगा, और ऑर्थो क्या होगा आपका लेस स्टेबल होगा, ड्यू टू इसमें क्या है कि सिमेट्री है और आपका स्टेरिक हिंडरेंस भी नहीं है। स्टेरिक हिंडरेंस मतलब होता है ढाल रोकना। देन नाइट्रेशन आप देखोगे तो NO2 ग्रुप वही सेम है कि ऑर्थो पैरा आप दोनों मिलेंगे और पैरा आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। देन सल्फोनेशन में भी आपका SO3H ऑर्थो पे जुड़ेगा, पैरा पे नेमिंग आप देख लीजिएगा कि 2 मेथॉक्सी 1 बेंजीन और सल्फ्योनिक एसिड 4 मेथॉक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। देन फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एशाइलेशन, वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों। अगर एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है आपको तो आपकी क्या होगी, एल्काइलेशन इजी है, यहाँ कुछ नहीं मतलब हाइड्रोजन है, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में ये फ्रिडल-क्राफ्ट आपका रिएजेंट है। यहाँ से ये देखिए HCl निकल गया और मैथिल ग्रुप एल्किल जुड़ गया। फिर देखिए ऑर्थो एंड पैरा इज अ मेजर प्रोडक्ट। एसाइलेशन मैंने कहा था CH3CO एसिड ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, HCl निकल गया और ऑर्थो एंड पैरा बोथ मिले और पैरा आपका क्या था, मेजर प्रोडक्ट है। अब आप ईथर को यूज़ कहाँ करते हो कि रेफ्रिजरेंट में और एंड एज अ सॉल्वेंट, एज अ लो टेम्परेचर पे इस सॉल्वेंट को हम यूज़ कर सकते हैं। एनेस्थीसिया के फॉर्म में सर्जरी होती है तो वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, ईथर को यूज़ करते हैं, लेकिन अब जो है इससे भी अच्छे एनेस्थीसिया के आ गए हैं जिन्हें हम एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं। देन सॉल्वेंट, ऑयल्स, गम्स और रेजिन में इसको सॉल्वेंट के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं और हीट ट्रांसफ़र मीडियम में भी यूज़ करते हैं क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हाई है, फेनिल ईथर का। देन डाई एथिल ईथर का आप बच्चों लैब मेथड देख सकते हो, इसे हम एथॉक्सी क्या करते हैं, एथेन भी कहते हैं, ये आपका ठीक है। कंसनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में आप करोगे बच्चों तो 2 आपने एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स लिए तो पानी देखिए निकल गए, मैंने बता रखा है। टेम्परेचर भी बच्चों लिखना बहुत ही ज़रूरी है, अगर 413 या 140 पे होता है तो ये याद रखो, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अल्कोहल की रिएक्शन 140 डिग्री पे होती है
या 413 केल्विन पे बच्चों हो रही है तो आपका डाई एथिल ईथर मिलेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर आपका 120 कर दिया जाए तो मैंने जो आपको पीछे रिएक्शन बताई है कि वहाँ पे आपका क्या होगा, आपको एथिलीन मिलेगा। पीछे आप देखना कि ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, इसलिए याद रखो कि 140 है तो डाई एथिल ईथर, 120 है तो आपको एल्कीन मिलेगा। देन ये देखिए लैब मेथड बता दिया कि देखिए हम कैसे एथेनॉल लेते हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं और हम यहाँ पे क्या करते हैं, आइस है ठंडा करके कूल करके डाई एथिल ईथर को कलेक्ट कर लेते हैं। अब डाई एथिल ईथर आपका क्या है, कलरलेस है, वोलेटाइल लिक्विड है और क्या है, वाटर से क्या है, लाइटर है। और इसकी जो स्मेल होती है वो ओडर प्लीजेंट, मतलब हल्की सी मीठी सी जैसे लगती है और अजीब सी। और हम जब इसे अगर स्मेल कर लें तो बहुत अनकॉन्शियस जैसा फील होता है हमें। और आपको बताया है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो स्लाइटली क्या है, ये सॉल्युबल है आपका वाटर में, बट रेडली क्या है, मिक्सेबल विथ अल्कोहल और बेंजीन, जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसमें ये सॉल्युबल है। अब डाई एथिल ईथर के भी वही यूज़ है कि हम इसे एनेस्थेटिक या एनेस्थीसिया के फॉर्म में भी सर्जरी में यूज़ करते हैं, जो हमें बेहोश किया जाता है, हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। देन एक्सट्रैक्शन फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इट इज़ यूज इन द ईथर एक्सट्रैक्शन में भी यूज़ करते हैं। फिर ऑयल फैट्स में हम गम्स में भी इसे सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज़ करते हैं। आजकल हम क्या करते हैं कि इसे अल्कोहल के साथ मिक्स करके पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट की, पेट्रोल ना डालें हम, ये अल्कोहल को यूज़ करते हैं अल्कोहल के साथ मिला करके, जिसे हम कहते हैं नेटेलाइट। देन बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज है कि एन ईथर इज मोर volatile than an alcohol having the same molecular formula. What is the reason? An ether may be a solvent because they react with which of the following reagent? या आप बता दोगे कि यो में सॉल्वेंट की तरह क्यों यूज़ करते हैं। Then the boiling point of ethyl alcohol is much higher than of dimethyl ether through both have the same molecular formula. Why? लैब मेथड ऑफ अभी जस्ट बता दिया है और आप सम यूजेस ऑफ ईथर्स अभी भी जस्ट बताया है मैंने, या आप नोट्स ये जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है पीपीटी आप देखोगे तो सब कुछ आपको इसमें एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। बच्चों ये आपका जो चैप्टर है फिनॉल, ईथर एंड अल्कोहल, ये टुडे आज कंप्लीट होता है। और मैंने आपको सबका कि कैसे हम आईपीएससी लिखेंगे, कैसे हम इसके स्ट्रक्चर लिखेंगे, कैसे हम इसका फॉर्मेशन करते हैं, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है बच्चों, ये सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी भी रिएक्शंस में कोई भी, सारी रिएक्शंस को बच्चों मैकेनिज्म के थ्रू पढ़ते हैं कि अगर कैटायन है तो वह एनायन जुड़ेगा। और क्लीवेज हम देखेंगे कि अगर हमारा अल्कोहल फिनॉल में कैसे क्लीवेज हो रहा है, सीओ बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, ओएच बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, इथरिक, तो ये देख लें। और रिएजेंट क्या है, अगर फ्रीडल क्राफ्ट है, अगर आपका एल्युमिनियम क्लोराइड है तो फ्रीडल क्राफ्ट है, रीमन टीमन है तो कौन सी रिएक्शन। तो ये सारी चीज़ें क्या करोगे बच्चों, आप पढ़ लोगे और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको ये एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। देन थैंक यू।